बहुत स्वागत है कौसर जी। थैंक यू, शुक्रिया। आपका तो जैसे कहते हैं जन्म ही एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ लिटरेचर, आर्ट, कल्चर का एक माहौल था। जी। एज ए लिरिसिस्ट, ख़ास तौर पर अगर प्राइमरली आपका प्रोफेशन आज देखें तो आज गीत लिखती हैं आप फिल्मों में, और पहले भी आपने उन लोगों के मुंह से सुना होगा कि एक कॉन्फ्लिक्ट अदब और प्रोफेशनल फिल्म के लिए डिमांड पर लिखने के क्या आपके सामने किस्से हैं और क्या एक्सपीरियंसेस हैं जो लोगों ने कहे हैं पहले? लोगों का तो मैं नहीं बता सकती, मैं अपनी कह सकती हूँ। मैं इसे कॉन्फ्लिक्ट मानती ही नहीं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो लिरिक राइटिंग है, जो गीत, फिल्मी गीत लिखे जाते हैं, उनकी एक बिल्कुल ही मुख्तलफ वो एक क्राफ्ट है, एक आर्ट है, उसका डिमांड बिल्कुल अलग है और उसको हिकारत की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए, जो काफ़ी उर्दू अदब वाले करते हैं। ये मेरी शिकायत है, इसको आप रेख्ता में दर्ज कर लीजिए, क्योंकि वो एक अलग जैसे जब स्क्रीन प्ले लिखा जाता है तो जो अफसाना निगार हैं बड़े बड़े, वो नहीं कर पाए स्क्रीन प्ले, क्योंकि जो आप कहानी लिखते हैं पढ़ने के लिए और जो कहानी लिखते हैं देखी जाने के लिए एक अलग सिनेमैटिक मीडियम के थ्रू, वो बहुत अलग होती है। इट्स एग्जैक्टली द सेम फॉर लिरिक्स, फॉर सॉन्ग्स, क्योंकि जो उम्दा, नामी गिरामी, बड़े भारी भरकम शायर हैं, वो शायद ना कर पाएँ गीत एक अदना से राइटर के मुकाबले, क्योंकि उसका एक ग्रामर और उसका एक फाउंडेशन शायद दोनों का एक जैसा हो। उसकी बुनियादी तौर पर तो दोनों ठीक है, शायरी है, कविता है, नज़म है, गज़ल है, लेकिन उसकी डिमांड अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसकी जर्नी अलग है। तो वो मैं उसे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानती, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अलग स्किल सेट है जो कुछ बहुत ही बड़े नाम रहे हैं, साहिर साहब से लेके जावेद अख्तर साहब तक, जो बोनाफाइड पोइट्स हैं, शायर हैं, और फिर भी वो ये काम कर पाए हैं। लेकिन ऐसे हज़ारों नाम हैं जो शायर हैं लेकिन शायद लिरिक्स नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी एक, जैसे मैंने कहा, वो एक अलग क्रीचर है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई, क्योंकि वो एक क्राफ्ट है आर्ट के साथ साथ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई ऐसी लिटरेरी बैकग्राउंड भी हो। अगर नहीं भी है तो भी आप फिल्मों में गाने लिख सकते हैं, लेकिन लिमिटेड जर्नी होती है, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा वो बुनियाद एक है, वो लफ्ज़ों का कारोबार है, अल्फाज ही उसकी बुनियाद हैं। तो जो आपकी वोकैबुलरी है, जो आपकी सोच है, वो पढ़ने लिखने अदब से ही आती है, वो लिटरेचर से ही आती है, वो डिस्कशन से, एंगेजमेंट से ही आती है। तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ठीक है, हाँ, ऐसे कुछ एक अगर वो बहुत ही एक लिमिटेड तरह के गाने लिखने हैं, या एक आध लिखने हैं, या किसी एक बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन पे लिखने हैं, वो शायद हो भी जाए। लेकिन अपने आप को एक तो उस मिट्टी से उपज के आना और अपने आप को अप टू डेट रखना। सो दे कैन बी नो राइटिंग विदाउट रीडिंग। तो ये ज़रा पेचीदा, यहाँ पर आके बात पेचीदा हो जाती है। वो इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, लेकिन हाँ, एक वो शुरुआत एक ही जगह से होती है, लेकिन फिर जाके राहें अलग हो जाती हैं। तो अगर आप अपने शुरुआती गीत लिखने के कुछ एक्सपीरियंसेस याद करें, तो उसमें आपको ज़ाती तौर पर किन चीज़ों का एक तरह से माइलेज कहिए कि मिला होगा, वेटेज आपको मिला होगा, जो आपको आपके घर के ट्रेडिशन से, पढ़ने लिखने, एक माहौल से मिला होगा? जी, देखिए, कभी मैं एक अलग तरीके से इस सवाल का जवाब दूंगी। कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि ये गीत या ये गाना लिखने में आपको कितना टाइम लगा, कितने दिन लगे, हफ्ते लगे। मैं ये जवाब नहीं दे सकती कि मुझे 4 दिन लगे या 40 साल लगे, क्योंकि वो जो मेरे 40 सालों का जो पूरा सफ़र है, जो जहाँ से मैं पली बढ़ी, जहाँ से मैं आई हूँ, तो एक घर का माहौल था। उर्दू अदब से एक
राब्ता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ददियाल है मेरा, लेकिन अजीब हैरत अंगेज़ बात यह है कि हमको कभी सिखाया नहीं गया। मैंने अभी ये लॉकडाउन में मैंने लिखना सीखा है। अच्छा। हाँ। और अब ये वो कहते हैं ना, नया नमाजी 5 वक्त मस्जिद जाता है, तो अब हर बात मेरा हाथ यूँ चलने लगा। तो ये वो खुद किया, तो ठीक है, वो माहौल बचपन का था। फिर लेकिन मेरी पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में हुई बांद्रा बम्बई में। वो एक अलग ही एक दुनिया थी। इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स किया सेंट ज़ेवियर्स से। तो मैं अपने आप को एक कुत्ते की ज़ात होती है मॉन्ग्रेल, मैं वो मानती हूँ कि वो उसमें ठीक है। वो उर्दू हमने पढ़ी नहीं, हमने सुनी। तो मजरू साहब से लेके सरदार जाफरी साहब और जावेद साहब और का आना जाना था घर में। राही मासूम रज़ा बहुत करीबी दोस्त थे मेरी दादी के, सलमा सिद्दीकी साहिबा के। तो लेकिन वो ये क्या कि वो आवाज़ें कान में पड़ती थी, क्योंकि उर्दू प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का वो पूरा दौर था। लेकिन जब पढ़ने पे आए तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, पोइट्री से प्यार था। तो होते होते एज दे से वन थिंग लेड टू अनदर। कॉलेज के बाद मैंने रिसर्चर का जॉब शुरू किया एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के साथ। वहाँ से टीवी में लिखना शुरू किया। एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो था जैसी जैसी कोई नहीं, तो उसके राइटिंग टीम पे मैं थी। और जो हमारे लीड राइटर थे विजय कृष्णाचार्य, वो अपनी पहली फिल्म बना रहे थे टशन। तो उन्हें पता था कि मुझे शौक़ है, या शौक़ से ज़्यादा मेरा जो दिमाग है, जो जहन है, वो पोइट्री में कुछ चलता है, you know? तो वो मेरी राय लेते लेते उन्होंने कहा, यार तुम खुद ही लिख दो। क्योंकि मैं यूँ, ये था कि मैं कहती थी यूँ कर दो और यूँ का त्यों कर दो और जो का त्यों कर दो। तो उन्होंने कहा तुम ही लिख दो। तो टशन का गाना लिखा, फलक तक चल साथ मेरे। और उसके बाद बात रह गई, क्योंकि मैं यहाँ कोई डायरी तो लेके नहीं आई थी इंडस्ट्री में। मेरा ये था कि जहाँ चले रास्ता हम वहीं बस्ता उठा के चल दें। फिर 3-4 साल बाद यशराज से ही फ़ोन आया। फिल्म हबीब फैसल साहब अपनी अगली फिल्म बना रहे थे। पहले उन्होंने 2 दूनी 4 बनाई थी। उस वक्त जब मुझे बुलाया था तो फिल्म का नाम था तेवर। फिल्म का नाम था तेवर, लेकिन हाँ, मैंने लिखना शुरू किया। जो लिरिक्स थे उसमें एक जो लफ्ज़ है उसका समझ लीजिए इजाद किया। लफ्ज़ था इशकज़ादे, तो फिल्म का नाम भी फिर इशकज़ादे। मुझे याद है हबीब ने एक बार मुझसे कहा था कि मान लो ये ज़ादे जिनको इश्क हो गया है। तो मैंने कहा ये तो इशकज़ादे हैं। तो कहने ये इसको दर्ज करा लो, ये हमारी फिल्म का टाइटल है। तो हाँ, माहौल ज़रूरी था। रह के मुझे कभी मेरी 2 बहनें वो ख़ुद मुझसे पूछती हैं कि ये लफ्ज़ कहाँ से आया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, कहीं सबकॉन्शियस में, कहीं घुट्टी में होगा। तो लेकिन अब बहुत इस चीज़ का एक्साइटमेंट है कि अब हम जी लेफ़्ट टू राइट भी लिख सकते हैं। अच्छा, राइट टू लेफ़्ट जी हाँ। अच्छा, नहीं, हम लोग बीच बीच में ये बात ज़रूर कर चुके कि आपका घर एक लिटरेरी घर है। कुछ बताइए अपने पेरेंट्स के बारे में। मेरे जैसे मैंने कहा ददियाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। मेरे जो दादी के फादर थे रशीद अहमद सिद्दीकी साहब, तो वो उर्दू डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। उनका नाम उर्दू प्रोज़ में बड़े अदब से लिया जाता है। सलमा सिद्दीकी ख़ुद उर्दू प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की में शामिल रही थी। फिर उनकी शादी फिर जब जो उन्होंने दोबारा शादी की कृष्ण चंद्र साहब से, तो वो तो सब जानते ही हैं कि वो उर्दू में एक बहुत ही, उर्दू लिटरेचर में, उर्दू अदब में बहुत ही एक बड़ा नाम माना जाता है। तो ये माहौल था घर में। मैं कृष्ण जी का नाम इसलिए नहीं धड़ल्ले से लेती हूँ, क्योंकि दो वजूहात हैं उसकी। एक ये कि मैं बस 2
महीने की रही होंगी जब उनका इंतकाल हो गया। तो मेरी पैदाइश उन्हीं के घर में हुई, लेकिन उनका हाथ या उनका क्या कहते हैं, उनकी सरपरस्ती नहीं रही, क्योंकि मैं बस पैदा ही हुई थी, उनका इंतकाल हो गया। और दूसरा, जेनेटिकली भी वो मेरे दादी के दूसरे शौहर थे, मेरे फादर के स्टेप फादर थे, तो जेनेटिकली भी वो एक क्लेम नहीं है मेरा, तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाती हूँ। हालांकि ये बात सही है कि मेरे फादर मेरे उन्हीं के घर में बड़े हुए, वो बहुत छोटे से थे जब मेरी दादी की शादी उनसे हो गई थी। तो अजीब सा मेरा जो शिजरा है वो बड़ा अजीब है। वो एक अंग्रेज़ी का वर्ड है ऑस्मोसिस, वो कुछ सांस लेकर ही मुझको हासिल हुआ है, ना कि विरसे में मिला है। तो ये है फादर मेरे आर के मुनीर, वो फिल्म का शौक़ था, FTII में उन्होंने डायरेक्शन कोर्स किया, एक फ़िल्म भी बनाई, NFDC ने जिसे प्रोड्यूस किया था। फ़िल्म का नाम था यहाँ से शहर को देखो, कृष्ण जी की नॉवल पर ही बनी थी, 5 लोफर। तो और फिर वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग और टीचिंग में, और वो कुछ मेरे ख्याल से मलंग सूफ़ी भी हो गए थे, तो लोग उनको उस लिहाज से ज़्यादा याद रखते हैं। वो जब FTI में थे, वो FTI का गोल्डन पीरियड था, ऐसा लोग कहते हैं। वो फ्रॉम जया बच्चन टू शबाना आज़मी टू मिथुन चक्रवर्ती टू विद्यु विनोद चोपड़ा टू रेणु सलूजा, ये सारे नाम उस श्याम बेनेगल और मनी कौल, ये लेक्चरर हुआ करते थे उस वक्त। तो आज भी जब मैं अगर किसी प्रोफेशनली इनमें से किसी से मिलती हूँ, तो वो मेरे फादर को बहुत ही फॉन्डली, बहुत ही मोहब्बत से याद करते हैं कि यार वो एक अतरंगी किरदार था। अभी हैं? नहीं, उनका इंतकाल हो गया 2013 में, 2013 में। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरी 2 बहनें हैं। तो शुरू में ही अपनी पढ़ाई वगैरह के ज़मानों में ही आपको कुछ था फोकस कि पोइट्री आपका कुछ हो रहा है, आपको उसकी तरफ एक नेचुरल बेंट है? हाँ, एक पोइट्री से प्यार था बहुत ज़्यादा। देखिए, पोइट्री मुझे लगता है समझ में आती या नहीं आती है फंडामेंटली। अब मैं ये कंट्रोवर्शियल बात कह रही हूँ, लेकिन अब कोई आपको समझाने बैठे तो फिर, अब जैसे आपने पेंटिंग बनाई और जो आर्टिस्ट है वो खड़ा हो के आपको एक एक उसका ब्रश स्ट्रोक समझाया, वो आपको वो कुछ जैसे बम्बैया में कहें फील हुआ या नहीं हुआ। तो मुझे पोइट्री, शायरी, कविता जो भी कह लीजिए, वो भी वही लगता है कि वो आपके पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, या कुछ उसने आपको कहीं आपको छेड़ा, कचोटा या नहीं हुआ तो उसको छोड़ दो। तो वो था। रेडियो पे गाने सुनते थे या स्कूल, मुझे तो अब भी स्कूल की 2nd, 3rd, 4th की जो हमको हिंदी की कविताएं रटवाते थे, मुझे याद है। मुझे याद है कि जब मैं बहुत अच्छे निबंध लिखती थी, जब तो निबंध मैं लिखती थी तो मुझे टीचर साइड कॉलम में कहती थी, बहुत नंबर बहुत अच्छे मिलते थे, और फिर वो कहती थी बहुत अच्छे कौसर, लेकिन उर्दू के शब्दों का प्रयोग कम किया करो। अब मुझे ये पता भी नहीं था कि मैं उर्दू का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि वो हिंदुस्तानी ऐसी, मैं तो उसे हिंदुस्तानी मानती हूँ। तो हाँ, पोइट्री कह लीजिए, शायरी कह लीजिए, उससे लगाव था, समझ में आती थी। तो आई थिंक इट वाज अ नेचुरल प्रोग्रेशन कि जब विक्टर ने कहा यार तू ही लिख दे, तो हमने लिख दिया। लेकिन फिर पढ़ाई आपने की अंग्रेजी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, सेंट जेवियर्स कॉलेज। जी। तो जब तक आप ये सब पढ़ाई वगैरह पूरी कर रही थी, तो करियर को लेकर क्या अप्रोच और क्या ड्रीम क्या रहा होगा? वो तो आप मुझसे अब भी पूछेंगे तो मेरे पास जवाब नहीं। ये आई एम टू मच ऑफ वो कहते हैं ना, मोमेंट में रहने वाले। बिल्कुल। तो आज का दिन ऐसा था कि
दोपहर खुली हुई थी, मैं आ गई, कल का पता नहीं। तो जैसे मैं कहती हूँ, आई वाज वेल, मेरी पैदाइश बॉम्बे की है, तो आई डिडंट कम हियर विद अ ड्रीम और अ डायरी। ये है कि जब तक अच्छा लग रहा है करो, नहीं लग, शायद इसलिए जो राइटिंग में मेरा एक क्या कहते हैं, एक प्रोफाइल भी ज़रा बड़ा है, कि वो ना सिर्फ गीत भी हैं, उसमें लिरिक्स हैं, उसमें डायलॉग भी है, कभी स्क्रीन प्ले भी है, टेलीविज़न भी है, OTT भी है, मैं कभी इवेंट्स भी कर लेती हूँ, कभी इंग्लिश में लिख लेती हूँ, तो वो उससे बोरियत नहीं होती। हाँ, उसमें ये एक ज़रूर है कि भाई आपकी विशेषता क्या है, आपने किस एक्सपर्टीज़ किस में, वो मुझे पता नहीं। मे बी आई एम अ जैक ऑफ ऑल, आई डोंट नो। अच्छा, कुछ तो देखिएगा कि ज़िंदगी के कुछ ऐसे मोमेंट्री सवाल होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बिजली का बिल है जो आपको जमा करना है, उसकी एक डेडलाइन है, आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो उसको रिन्यू कराना, ये सब कुछ एक मोमेंट्री ज़िंदगी के। लेकिन कुछ लंबे चलने वाली ऐसी कुछ चिंताएं, मैं कौन हूँ, ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है, आपके सामने कभी इस तरह के सवाल आते हैं इन मोमेंट्री सवालों से अलग? आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। जो पहला हिस्सा है इस सवाल का, वो मेरा एक गाना है, मेरे सीने में जो दिल है, कांधे पे जो तिल है, बिजली का जो बिल है, आज से तेरा हो गया। तो वो जो बिजली के बिल हैं, वो मैं वो पैडमैन और डियर ज़िंदगी और बजरंगी भाईजान के गानों से फुलफिल कर लेती हूँ। और ये जो आप मैं कौन हूँ, हालांकि सीक्रेट सुपरस्टार का मेरा एक गाना है, मैं कौन हूँ, वो पोइट्री, अब हमारे दोस्त हैं रोशन अब्बास, उन्होंने कॉम्यून करके एक फोरम बनाया। उस पहली बार उन्होंने वही जैसे विक्टर ने कहा था लिख लो, रोशन ने कहा यार कुछ लिख लो, तो मैंने सबसे पहली अपनी जो नज़्म ही कह सकते हैं उसको लिखी थी, वो सच है उसका नाम है, और उसमें यही सब सवाल हैं कि कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, कब और कहाँ। उसमें मुझे मज़ा आने लगा है कि एक तो वो जो, और हम बॉम्बे के लोग हैं, फिल्म हमारी रग में है, हम फिल्म के पोस्टर देख के ही बड़े हुए, तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह एक था टाइगर के लिए लिखने में मुझे बहुत मज़ा आता है, और जब मैं सलमान खान को यूँ करते हुए देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यू नो I've arrived। तो वहाँ पे ये जो सारी क्या कहते हैं एग्जिस्टेंशियल सवाल हैं और पोइटिक ख्याल हैं, वो वहाँ फुलफिल हो जाते हैं। तो ये तो पता चला कि आपने कहा भी कि आपने अपने गानों में भी इसका एक हल्का जिक्र किया ही, लेकिन तब इन सवालों के हल ढूंढने के लिए कुछ मैकेनिज़्म आपको पकड़ में आया है इतने बरसों में, कि कौन सी ऐसी धारा हो सकती है जो आपको इनके, कोई वैसे तो नहीं एब्सोल्यूट जवाब तो मिलते नहीं हैं, लेकिन एक पोएट की एक ये क्वेस्ट तो रहती है कि हम उस सच तक पहुँचें जो जहाँ ज़िंदगी के वो मसले फिर वो मोमेंट्री ना रह जाएं और एक इटर्नल पीस या कहिए इटर्नल। लेकिन जहाँ मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं अब इस नतीजे पे तो नहीं, जब तक आप जिंदा हैं आप किसी नतीजे पे नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वो नतीजे हालात और वक्त के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन इतना तो मैं समझ गई हूँ कि ये जो मेरा इन द मोमेंट वाला एक मेरी फ़िलॉसफी है, वो हर गुज़रते दिन के साथ मुझे वही सच लग रही है। जो मोमेंटरी है मुझे लगता है वही इटर्नल है, क्योंकि और मैंने काफ़ी जिनसे मैं मुतासिर हूँ, मैंने वो भी देखा है कि जब मैं उनके सामने होती हूँ वो उस वक्त अपना पूरा अटेंशन, अपना पूरा दारोमदार आप पर रख देते हैं, और जब वहाँ से हटे तो हट गए, वो कारवां उठ गया वहाँ से। और वही मुझे लगता है ज़िंदगी है। ये जो प्लानिंग और थिंकिंग, ये वो है पिन कोड अपना वो पक्का कर लीजिए और बिजली के बिल के पैसे आपके होने चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो जब आप जहाँ हैं, अगर आपने उसी लम्हे को पूरी तरह से अपना पूरा
अटेंशन, अपनी पूरी मौजूदगी दी, तो वही मुझे लगता है आप जिंदा हैं। ठीक है। अच्छा, आपको अपनी नज़में या जो पोइट्री की जो किताब से कुछ याद रहता है? अब फिलहाल किताब तो नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं रहता। नहीं रहता। मैं आई एम नोटोरियस, मैं स्टेज पर भी जाती हूँ तो यूँ फ़ोन लेके जाती हूँ और फिर बीच में वो बज पड़ता है। अब मुझे सिखाया गया है कि उसको पहले एयरप्लेन मोड पे करो अगर ये लेके आना है। तो अब ठीक है, लोग कहते हैं कि आपको अगर शायर बनना है तो शायरी याद रहनी चाहिए, अपनी तो जाहिर है याद रहनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो शायर बहुत बड़ा लफ्ज़ है, वो मैं अपने लिए करती हूँ ना कर सकती हूँ इस्तेमाल। और वो पुलिस को, वो उसमें कोई शायरी पुलिस थोड़ी है, याद है वेरी गुड, नहीं है पढ़ लीजिए। ठीक है। और जो उर्दू की जो क्लासिकी जो पोइट्री है उसमें कौन कौन आपको शायर पसंद आते हैं, और कुछ उनका कलाम भी कुछ याद ऐसा आप दोहरा सकती हैं, मतलब कि ये शेर बहुत अच्छा था जिसने ऐसे असरअंदोज़ किया आपको? वैसे मुझे अल्लामा इकबाल की शायरी बहुत अच्छी लगती है। मुश्किल है उसको पढ़ने के लिए, आपको रेख्ता का सपोर्ट चाहिए समझने के लिए भी। जैसे अंग्रेज़ी में मुझे टी.एस. एलियट बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो भी मुश्किल पोइट है पढ़ने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट में नहीं, लेकिन जो एक रीडर्स और एक पोइट्री पढ़ने वाले को रीडर कहेंगे, कुछ और लफ्ज़ होना चाहिए ना। हाँ, रीडर तो हो गई। हाँ, लेकिन कुछ और लफ्ज़ होना चाहिए। आई थिंक जो पोइट्री का क्या कहते हैं, शायरी का, हाँ, उसके लिए कोई लफ्ज़ होना चाहिए। तो खैर, हाँ, अब आप कौन कीजिए। तो शिकवा जवाब शिकवा ये मेरा बहुत एक फेवरेट है। उसे ना वो याद रखना तो बहुत दूर की बात है, उसको पढ़ने में भी बड़ी वो एक पेचीदा सी एक वो अपने आप में एक वो पूरा एक फैला हुआ एक वो मुजस्समा है। लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छा। तो आपने इलियट का नाम लिया, आपने इकबाल साहब का नाम लिया, और अगर फिक्शन में जाएं तो? फिक्शन में या आई एम क्वाइट अ गर्ल दैट वे। इंग्लिश लिटरेचर में मुझे जेन ऑस्टन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो जो 2 इंचेस ऑफ आइवरी वाला मामला है कि बहुत ही छोटे दायरे में घर के कमरे के अंदर बैठी हुई एक दराज को खोलकर पूरी दुनिया, पूरे यूनिवर्स के रिलेशनशिप्स को क्या एक ब्यौरा देना, एक क्या, व्हाट इज़ द वर्ड, एक अपने आप में एक फ़लसफ़ा है, एक डोमेस्टिक फ़लसफ़ा है। तो अंग्रेज़ी लिटरेचर में मुझे जेन ऑस्टन और जो क्लासिकल विक्टोरियन राइटर्स बहुत पसंद हैं, रशियन राइटर्स बहुत पसंद हैं, चेकव, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की। और मुझे हमारे हिंदी उर्दू अदब में मुझे शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो वो या तो बंगाली लिटरेचर से हों, फ्रॉम टैगोर टू प्रेमचंद, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे लगता है कि हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हमारे सिनेमा में, और अब OTT आ चुका है। हम वेस्टर्न ट्रेंड्स अभी भी हम वेस्टर्न ट्रेंड्स और वेस्टर्न कहाँ स्टोरी टेलिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। जो हमारा अपना लिटरेचर है उसमें ऐसा ख़जाना है, वो हम बंगाल से लेके कन्नड़ लिटरेचर वो और विमेन लिटरेचर, वो इस्मत चुगताई हो, वो कमला दास हो, सो मुझे बहुत सब और जब मुझे कोई किसी शायर का या किसी राइटर का कोई कलाम या कोई कहानी, कोई अफसाना अच्छा लगता है, तो मेरा एक अजीब सा एक वो है प्रोसेस, मैं उसी राइटर की सारी चीज़ें नहीं पढ़ने लगती, मैं उस थीम को फॉलो करती हूँ। अच्छा।
तो अगर मैंने एक थीम पर कुछ अगर मैंने लिहाफ पढ़ा तो फिर मैं काली शलवार तक जाऊंगी। ये नहीं कि मैं सारे मैंने उसी राइटर के मैंने सारे की पोथी खोल ली, बट ठीक है, वो मेरा एक रीडर्स प्रोसेस है। तो शॉर्ट स्टोरीज में और अगर आप नाम लीजिए राइटर्स के जो आपको बहुत पढ़ने में वो सुख देते हैं। मुझे इस्मत चुगताई की शॉर्ट स्टोरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो मुझको लगता है कि जो वो जुमले हैं, वो तो छोड़ दीजिए, जो वो पूरी जो प्लॉट है और जो ताना बाना है और वो जो वो एक क्या कहते हैं, एक सीन को वो अनरेवल करती हैं, वो तो है, लेकिन जो जुमला कशी है, जो वो और जो वो मेरे ख्याल से, क्योंकि वो रोज़मर्रा की एक ज़ुबान है, एक वोकैबुलरी है, तो ऐसा लगता है कि ये अगर आपने नहीं भी देखा हो तो आपको लगता है आपने देखा हुआ है। अगर ये आपकी एक याद नहीं है तब भी लगता है कि ये मैंने इसे जिया है। तो मॉडर्न लिटरेचर में और जिससे उर्दू अदब में मुझे इस्मत चुगताई की राइटिंग बहुत। हाँ, तो अब इस तरह से अगर देखें कि चाहे वो अंग्रेज़ी लिटरेचर हो, हिंदी हो या उर्दू हो, उसमें पोइट्री, फिक्शन, ये सब कुछ पढ़कर जो एक मन धीरे धीरे बनता है, और फिर वही मन एक ऐसे काम में जहाँ से हमने शुरू किया था, कि वो तो आपको मालूम है कि आपके पास एक्सपीरियंस का, लैंग्वेज का एक आपको वो नैक है आपके अंदर, तो आप वो तो लिख देंगे, आपके लिए क्या है, लिख देंगे अपने सिचुएशन पे आपने कोई। लेकिन फिर एक दूसरी कहानी शुरू होती है कि म्यूज़िक कंपोज़र के साथ, और कई बार जो आपको ब्रीफ होता है वहाँ पर फिर वो एक छोटी ज़रूरी टकराहटें फिर होती हैं। लेकिन फिर ऐसे में आपका आर्टिस्ट और आपका ये प्रोफेशनल दोनों में एक खींच जैसी चीज़ पैदा होती है क्या कभी? जाहिर है, कई बार होती है। देखिए, जब कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर आपके पास किसी फिल्म का गीत लिखवाने आते हैं, तो वो कौसर के पास क्यों आए हैं? वो अमिताभ भट्टाचार्य, इरशाद कामिल, स्वानंद किरकिरे, किसी के पास भी जा सकते हैं। मैं अपने कंटेम्प्रेरीज़ का नाम ले रही हूँ। वो मेरे पास आए हैं क्योंकि मुझे अपनी जो एक वॉइस है, एक अपना स्टाइल है, उसको कायम रखना है। लेकिन उसके अलावा प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, कंपोज़र का जो वो मुझे तर्ज देगा, जो मेलोडी है उसका, सिचुएशन का, कई बार एक्टर का, हर चीज़ का ख्याल रख के फिर उस सांचे में बंध के या ढल के मुझे लिखना है। ज़्यादातर हमें धुन दी जाती है, हम धुन पे लिखते हैं। वही बात आ गई लिरिसिस्ट की स्किल की। आपका खुला आसमान नहीं है कि आप जो चाहें, भाई रोमांटिक गाना है, मोहब्बत की बात है, जो चाहे लिख दीजिए। नहीं, उसमें एक सिचुएशन है, उसमें एक मेलोडी है, और उसमें अब म्यूज़िक कंपनी का बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, एक ज़ोर असर रहता है, क्योंकि पैसे तो वो लगा रहे हैं, अल्टीमेटली दुकान उनकी है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ये एक नहीं, एक जद्दोजहद से, बहुत ही मेहनत से और एक पूरे टीम एफर्ट से गाना बनता है। ये इतना आसान नहीं है जितना लोग कहते हैं। और मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं, मेरे लिए ज़ाती तौर पे जो पार्टी, जिसे आइटम गाने कहते हैं, पार्टी गाने कहते हैं, शादी गाने कहते हैं, सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है। इसलिए अब जैसे जो मेरे दोस्त हैं अमिताभ भट्टाचार्य, मैं उनको बहुत मानती हूँ, क्योंकि एक तो हमारी दोस्ती भी है, लेकिन उसके अलावा वो इतनी आसानी से वो ढूंढ लेते हैं, जो क्या कहते हैं, पॉपुलिस्ट जो चलत है वो भी, और उसमें एक गहराई भी होती है। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही हल्का सा गीत होता है। तो ये आसान काम नहीं है। पब्लिक को जिसे कहते हैं ना, नचाना, खुश करना, मुश्किल काम है। I feel it's much easier to make people cry than to make them.
तो ये सब करते हुए अब आपने इसको थोड़ा सा साध लिया है, जिसे कहते हैं कि जो भी मुश्किलें हैं, जो भी झुंझलाहटें हैं, अब हमने उसको साध लिया। रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो। इट्स ट्रू। ये हर लेवल पे वही है। आप वो हाथी के दांत होते हैं। ये तो हुई एक बात, उसका एक पहलू कि रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पियो। दूसरा होता है कि आप जिन लोगों के साथ जिनके साथ आपको बैठना है और वहाँ पर वो क्लियरेंस या कहिए कि अब वो चीज़ अगले स्टेज में जाएगी, फिर कभी लगता है कि मतलब किन के साथ सिर फोड़ रहे हैं उनको, तो ऐसा भी कुछ कभी कभी लगता है। इसमें भी दो तस्वीर के दो रुख हैं कि जिन लोगों के साथ आपकी एक वेवलेंथ मिलता है, जिनके साथ बनती है, उनके साथ काम करने में क्योंकि वक्त बिताना पड़ता है, आपको एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है, तो जाहिर है अगर उसमें एक दोस्ती हो, एक यारी हो, मज़ा आता है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अमित त्रिवेदी के साथ काम करने में, क्योंकि वो एक तो बहुत ही ओरिजिनल, बहुत ही एक टैलेंटेड कंपोज़र हैं। वो आपको अपनी इज़्ज़त और अपना स्पेस भी देते हैं, लेकिन सही क्या कहते हैं, वो एक सही मात्रा में वो आपको वो भी देते हैं फीडबैक और सपोर्ट। और तो वो एक अच्छा, हमारी एक अच्छी, अगर म्यूज़िकली कहूँ तो तालमेल बैठ गई है। बहुत ही मेरे करीबी, ज़ुबान से थे नहीं निकल रहा है, लेकिन थे साजिद वाजिद के वाजिद। वो वाजिद के जाने का बहुत एक जैसे एक पूरे इस मेरी म्यूज़िक करियर की खिड़की में एक दरार पड़ गई है, क्योंकि वो फिल्मी सी बात लगेगी, लेकिन वो सच में वो भाई वाला एक मोहब्बत थी। तो हाँ, तो साजिद वाजिद, अमित त्रिवेदी, हालांकि वो पूरा पश्चिम जैसे उन दोनों में फ़र्क है। बड़ा मज़ा आता है कि जब इनके साथ, फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही, जैसे प्रीतम है। प्रीतम इज़ अ फैंटास्टिक कंपोज़र। वो सक्सेसफुल हैं, वो टॉप पर हैं, उसकी वजह है उसका दिमाग कुछ अलग ही चलता है। लेकिन प्रीतम के साथ काम करने में वो दिन रात का कोई वो नहीं होता, वो दिन रात सब एक है, तो उसमें फिर आपको पूरा हर किसी भी मोमेंट पे अलर्ट रहना पड़ता है। वो 3 महीने बाद उनका फ़ोन आएगा और वो उस मीटिंग की बात करेंगे जैसे कि कल ही हुई थी। तो वो एक अलग चैलेंज है। तो हर क्रिएटिव फोर्स अपने अलग चैलेंजेस और अपने एक अलग क्या कहते हैं एक एनर्जी के साथ आते हैं। तो हाँ, कुछ ये सब मैंने अच्छी बातें की हैं, कुछ कई बार अच्छा नहीं भी होता, लेकिन ठीक है। हाँ, नहीं, ये तो नहीं है कि सब कुछ आपके दिल से ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। और जो बात आपने कंपोज़र्स के साथ कही वो तो ठीक है, वो आपके इमीडिएट कोलैबोरेटर्स हैं कंपोज़र्स, अमित जी हैं, प्रीतम जी हैं। लेकिन जैसे अमिताभ जी कहते हैं कि बहुत एक आम सा लफ्ज़ होगा जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई वहाँ, अब चूँकि वो आजकल तो फिल्म मेकिंग बहुत सा कॉरपोरेट ड्रिवन भी है, तो एक MBA बैठा होगा या कुछ एक प्रोड्यूसर का कोई पार्टनर होगा, तो उसको लगेगा नहीं उसने पहली बार कोई ऐसा वर्ड सुना होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो इमीडिएट कोलैबोरेटर्स आपके म्यूज़िक कंपोजर सिंगर्स हैं उनको छोड़ दीजिए, तो ये वाली जो फील्ड है यहाँ, क्योंकि वो तो एक बड़ा पावर सेंटर होता है जहाँ से आगे बढ़ेगी कहानी। उसमें फिर आपको ये सोचना पड़ता है कि ये काम आप क्यों कर रहे हैं। अगर समझ लीजिए ऐड जिंगल है, तो वो तो आपको फिर उनको केटर करके ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें एक डेमोग्राफिक होता है। वो जानते हैं कि वो किसको केटर कर रहे हैं, क्या है उनका मार्केट है। वो एक इरिटेटिंग सी एक बात है, लेकिन उसमें वो कोई बुरा मानने वाली या अपने आप को सुपीरियर या राइटर मान के अगर आप चलेंगे, तो अब वहीं जो हमारे अदबी शायर होते हैं वो ज़रूर बुरा मान के कलम फेंक के निकल लें कि मैं साबुन थोड़ी बेचूंगा। लेकिन वो फिर आपको आप क्या काम किस लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, उसका एक अपने जहन में क्लैरिटी लेके चलनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि जब वो
अब जैसे बजरंगी भाईजान ले लीजिए, उसमें भर दो झोली बहुत ही एक पसंदीदा पॉपुलर एक कव्वाली है जो हर कोई जानता है। जब एक्चुअली अब खुद सलमान चाहते थे कि उसको फिल्म के लिए दोबारा लिखा जाए, लेकिन सिर्फ वो जो उसका भर दो झोली मेरी या मोहम्मद वो वैसा रहे, बाकी पूरा नया लिखा जाए। मैंने कहा कि यार ये तो लोग मुझे मारेंगे कि ये इतना आप एक फेमस और एक हर दिल अजीज़ एक कव्वाली है उसको आप छेड़ रहे हो। लेकिन फिर वो अदनान सामी ने गाया, फिर वो प्रीतम ने ही बनाया, वो ऐसे कुछ हो गया कि यकीन मानिए आज भी मैं कहीं जाती हूँ किसी फंक्शन में और बहुत ही ठेठ वाले जो लोग होते हैं वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत, तो मेरे ख्याल से नियत इंटेंशन बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्यों कर रहे हैं और जो आपसे करवा रहा है वो नियत जो है वो मिल जाए तो फिर काम ठीक हो जाता है। लेकिन हाँ कभी कभी ये होता है कि ऐसा, उसमें जावेद साहब का एक बहुत अच्छा किस्सा है, वो जो शायद टिप्स वाले जो तौरानी साहब हैं, वो किसी पहले कई साल पहले की बात है, वो किसी लफ्ज़ पे अड़ गए थे कि ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लग रहा, तो जावेद साहब बड़े मज़े से एक किस्सा सुनाते कि उन्होंने कहा भाई तौरानी कौन सा अच्छा लफ्ज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट आई मीन बट आई एम श्योर ही वो, तो ये है कि ऑल्सो क्या है ये गीत संगीत ये इतना पर्सनल एक चॉइस पे वो सारी बातें आके वही ख़त्म हो जाती कि भाई मुझे नहीं अच्छा लग रहा। अब आप उससे कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं, कोई वो तो नहीं है, कसौटी तो नहीं है कि भाई इस पे रख के आपने देखा कि तो आपको बस वो डे टू डे वो भी डे टू डे ही देखना पड़ता है कि भाई इज इट वर्थ द फाइट और नॉट। अच्छा फिर देखिएगा कि एक ये झगड़ा भी चला आता है बहुत लंबे अरसे से, हालांकि इसमें मेरी राय थोड़ी अलग है, जिसमें वो कहते हैं कि भाई इन्होंने फ़लाँ जगह से उठा लिया, उन्होंने वहाँ से उठा लिया, चोरी कर ली, इंस्पायर कर दी, ये सब बातें भी चली आती हैं। इस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि आखिरकार जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उनकी हमारे ऊपर तो इन्फ्लुएंसेस, हम भाषा कहाँ से नई ले आएंगे, हम अपने पहनावे ओढ़ावे का ढंग कहाँ से ले आएंगे? हमको तो सब कुछ एक ह्यूमन हिस्ट्री के एवोल्यूशन में सब हम उसी का हिस्सा हैं, लेकिन अब ये जो कॉपीराइट ये सब का मसला है वो एक बड़ी थिन लाइन है कि इधर चोरी हो जाती है, इधर इंस्पिरेशन हो जाता है। आप इस पर क्या कहती हैं? ये भी जैसे इंस्पिरेशन ऐसा एक लफ्ज़ है जिसका सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है और जो एक मिसयूज़ भी होता है कई बार। तो अब इंस्पायर कह के अगर आप वही अगेन अगर बम्बैया में कहूँ तो चेप दें तो वो तो गलत है। और जो आपने कहा वो भी सही है कि ज़बान जो है, जो वोकैबुलरी है, जो कहानियाँ हैं, वो कोई भी ओरिजिनल या नई नहीं है, वो अपने वो एक इवॉल्व होकर आती हैं, एक पूरा उसका एक सफ़र है। पहले हर बोलों के थ्रू आती थी, अब शायद गीतकारों के ज़रिए आती हैं, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि पेचीदा ये एक टॉपिक है और जिसके अगर हम इसको क्या कहते हैं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएं तो वो केस टू केस मुझे लगता है डिफ़र करता है। अब जैसे मेरी राय ये पूरी रीमेक और रीमिक्सेस पे भी बहुत अलग है। अच्छा बने तो ठीक है भाई, बुरा मत बनाना। अब जैसे आइटम सॉन्ग उस पर लोगों की काफ़ी वो होती है, बहस होती है कि ये भद्दा है और ये गलत है, बट अगर उसकी ज़रूरत है भाई, अगर वो मुजरे वाली है या वो एक बिहार में गुंडों के बीच में या एक पॉलिटिकल रैली जीतने के बाद अगर वो कोई नाच चल रहा है तो उसमें आप क्या करेंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि वो फेविकॉल है या वो बीड़ी जलैले है, तो उसमें जो गीतकार है, जो शायर है, उसका कैलिबर वो तय करता है कि वो आइटम गाना है या एक भद्दा सा, एक क्रूड सा एक वो है। तो अगेन वो इंस्पिरेशन के नाम पर काफ़ी खुराफात भी
होती है, रीमिक्स के नाम पे काफ़ी चीज़ें बर्बाद भी होती हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ अच्छी बातें भी हैं। मेरी 19 साल की बेटी है, मैं उससे कहूँगी इकबाल बानो की भाई वो गज़ल सुनो, वो वीडियो देखो, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होगी। लेकिन अगर वो कोक स्टूडियो उसको प्रेजेंट करता है और उसमें हम देखेंगे वो सुनती है, वो उसका एक इंट्रोडक्शन होता है एक पूरी नई दुनिया से, जो इससे मैं जो मेरे लिए जो मुझे बहुत सूट करता है। तो मैं खुश हूँ कि मेरी 19 साल की बेटी ने एक नई खिड़की खोली, एक नई दुनिया ने उसके जहन में जन्म लिया, ना कि मैं कुछ उसके ऊपर थोपूं। So I think again it depends how you do it. The quality and the intent again matters. तो कौसर जी, यहाँ तक तो हम लोग ये बातें कर पाए कि आपका जो लिखने का, पढ़ने का, आपका जो क्रिएटिव जर्नी का जो हिस्सा है। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे कि कौसर मुनीर की दिलचस्पी घूमने टहलने, खाने पीने की चीज़ें और चीज़ें इकट्ठा करने और जो एक ये है कंज्यूमर एक जो दुनिया है उसके बीच में, या गैजेट्स को लेकर, या अजनबियों के बीच जानने को लेकर, वो एक पर्सोना कैसा है? कभी आपने टटोला अपने बारे में? कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पुरानी हूँ और एक नए दौर में फंस गई हूँ। तो जो मेरा टेस्ट भी है वो खाने पीने के मामले में हो, या घर को सजाने में, या पहनने ओढ़ने में, वो थोड़ा सा बैकडेटेड है। आउटडेटेड नहीं कहूँगी, लेकिन वो एक शेर है, वो मोहसिन हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, मोहसिन हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा ज़माना चला गया। क्या बात है। तो मुझे कुछ कुछ अपने बारे में वही लगता है। पर हाँ, वो जो एक विंटेज लुक एंड फील वाली चीज़ें हैं, उनका शौक़ है, किताबें कलेक्ट करने का शौक़ है, तरह तरह के बक्से और विंटेज बॉटल्स। और आजकल मैं एक बहुत अच्छे रिकॉर्ड प्लेयर की तलाश में हूँ, क्योंकि अब रिकॉर्ड हैं, प्लेयर नहीं है। तो मैं वो एक क्या कहते हैं, मैच ढूंढ रही हूँ। तो हाँ, बट है, मुझे शौक़ है इन सब चीज़ों का। बस हाँ, तो दुनिया इसी दुनिया की हूँ। वो लाइन मुझ पे ठीक नहीं बैठती कि हूँ ही नहीं इस दुनिया की। यहीं का मेरा पता है। और जब आप ये सोचती हैं कि जो गुज़रे दौर के आपके जिस प्रोफेशन में आप हैं, उनमें से कौन लोग आपको मिल जाते, काश कि उनसे मिले होते तो क्या मज़ा आता, ऐसे किन लोगों को सोचती हैं? इसमें भी मेरा सोचना अलग है। अपने हीरोज़ से कभी नहीं मिलना चाहिए। आप कुछ डिसअपॉइंट होकर ही लौटते हैं, क्योंकि जो आपके वो तसव्वुर में हैं वो कभी हकीकत में पूरे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपके तसव्वुर में आपने उन्हें इतना बड़ा बना लिया है, या इतना वो परफेक्ट बना लिया है कि वो हकीकत में हो ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि साहिर साहब जो थे वो बहुत ही एक उम्दा मिसाल हैं एक ऐसे राइटर की जिन्होंने अदबी भी दुनिया को हासिल किया, और जिन्होंने फ़िल्मों में बखूबी हर तरह के, हर सिचुएशन पे, हर तरह की फिल्म में, हर तरह के एक्टर के लिए भारत भूषण से लेके या जो भी उनकी यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म थी दीवार तक, उन्होंने त्रिशूल तक उन्होंने ये इश्क इश्क है, इश्क से लेके गापूची गापूची गम गम भी उन्होंने वो जो अच्छी मिसाल नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो उन्होंने क्या कहना कि कुछ छोड़ा नहीं। तो वो मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन फिर ये भी लगता है कि उन्होंने यही काम किया, कुछ इश्क किया और बहुत काम किया। तो हाँ, वो है एक तरह के हीरो। मेरे फादर कहते थे कि वो कभी वो उनसे मैंने पूछा था यही सवाल, तो वो चाहते थे कि वो चार्ली चैपलिन
से कभी चार्ली चैपलिन को खाने पे बुलाएं, तो और मैं हमेशा ये सोचती थी कि नहीं आप वो होंगे, नाउम्मीद होंगे, बिकॉज ही वॉज नॉट अ वेरी प्लीजिंग मैन इन रियलिटी, चार्ली चैपलिन। और बिल्कुल आखिर में हम आपसे पूछेंगे कौसर मुनीर के, ये सवाल आपसे हो सकता है बहुत क्लीशे सवाल है, बार बार पूछा जाता होगा कि लिरिक राइटिंग में औरतें बहुत कम रही, अगर आप देखिए अब 100 से ज़्यादा साल हो गुजरे। हाँ सही बात है। हाँ मतलब कुछ उंगलियों पे आपको माया गोविंद का नाम जैसे कि मिल जाता है, मतलब अगर पहले नाम कोई आता है तो क्या वजह रही होगी इसकी? एक तो शायद आप ही ने एक जगह पर कहा कि जब तक आप लिखने को, पोएट्री को अपने घर में शौक़ की चीज़ रखेंगे तो वो वहीं रह जाती है, अगर उसको आप थोड़ा प्रोफेशन की तरह उस ड्राइव से आगे बढ़ाएंगे तो शायद ऐसा कुछ, यही राय है आपकी क्या? नहीं, लेकिन अब आप जिस तरह से कह रहे हैं, आप जिसका जो ओनस और फोकस है वो औरत पे डाल रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, औरतें अब देखिए डायरेक्शन, प्रोडक्शन, OTT, टेलीविज़न में सारे जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स हैं वहाँ पे तो बहुत आगे हैं। फिर भी स्टेटिस्टिकली कम होंगी, लेकिन राइटर्स या लिरिसिस्ट, पोएट्स, अगर पोएटिस भी अजीब सा वर्ड है, चलो फीमेल पोएट्स से कई ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि अभी भी जो पोइट्री है अपने आप में, नॉट मेल या फीमेल, पोइट्री अपने आप में उसको एक क्या कहते हैं, प्रोफेशनल या एक ल्यूक्रेटिव जॉब की तरह नहीं देखा जाता। तो अब वो मेरे ख्याल से वो एक बांध टूट रहा है। माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। धूम 3 के मैंने लिरिक्स लिखे थे। मुझे याद है एक किस्सा, हम वो प्रीव्यू थिएटर के सामने खड़े हैं और एक ख़ातून जिनका ताल्लुक़ उसी किसी फिल्म फैमिली से ही था, वो ऐसी हम आप बगल में खड़े हुए थे तो मुझसे पूछने लगी, अरे तुम क्या करते? मैंने कहा अरे मैंने फिल्म के गीत लिखे। अरे वाह, इट्स अ वेरी गुड हॉबी। मुझे लगा अभी यशराज में खड़े कॉन्ट्रैक्ट निकाल के दिखाऊं, इट्स क्वाइट मच बेटर देन अ हॉबी। सो हाँ, तो आई थिंक वो, लेकिन अगर कोई मर्द होता वो, और वो खुद औरत हैं, वो ये नहीं कहती कि इट्स अ वेरी गुड हॉबी। तो देयर आर सर्टेन, वो एक फेमिनिन, जैसे अब मुझे याद है मेरे रिश्तेदार ने पूछा था जब शुरू में, मैंने शायद इशकज़ादे ही निकली थी, और मुझसे पूछा था कि अच्छा तो तुमने गाने लिखे हैं, तो मेल वॉइस के जो मेल उसके लिरिक्स किसने लिखे? सो इट, और मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे थोड़ा सा एक शौक लगा कि, और वो पढ़े लिखे शख्स हैं, ये नहीं कि वो कहीं जंगल देहात से आए हैं। अगर वो ऐसा सोच सकते हैं तो इट इज़ वेरी डीपली एंट्रेंच्ड। तो वो आई थिंक वही सोच तोड़नी है, और आई एम डूइंग व्हाट आई कैन। तो कौसर जी, वैसे तो देखिए रेख्ता में तो आपका आना जाना, एक सब लोग जानते हैं कि रेख्ता को आप कितना प्यार करती हैं। ऐसे अगर देखें कि रेख्ता ने जो इन 8-9 वर्षों में एक बिल्कुल नई पीढ़ी को उर्दू लिटरेचर, म्यूज़िक, एस्थेटिक्स की तरफ जिस तरह बढ़ाया है, आप इसे कैसे देखती हैं? ये बात बिल्कुल सच है, और मैं इसका जवाब एक अपनी ज़िंदगी से जुड़े किस्से के साथ दूंगी कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, ज़्यादातर जगहों पर लोगों को गीतों के या फिल्मों के नाम बाद में पता है। वो जावेद साहब के साथ आप रेख्ता में आई थी, वो ज़्यादा उन्होंने देखा हुआ याद। अब ये ठीक है, वो स्टार हैं, एक पॉपुलैरिटी की बात है, लेकिन ये भी है कि लोगों की इसमें, ये आपने सही कहा कि रेख्ता ने लोगों की दिलचस्पी बढ़ाई है। लोग उसे ढूंढते हैं, उस पर, उस साइट पर या उस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे हमारा एक
एक सेटिस्फैक्शन है जो न सिर्फ उर्दू अदब और शायरी से बट एक एस्थेटिक वर्ल्ड से भी है, जो मुझे भी बहुत उम्दा भी लगता है और मुझे भी अट्रैक्ट करता है कि रेख्ता से वो एक विंडो खुली रहती है। तो और जो आप ये कह रहे हैं ना कि एक जो नई पीढ़ी है, जो अब जैसे मैंने अपने आप को शुरू में मॉन्ग्रेल कहा कि मुझे दिक्कत होती है कि मैं सिर्फ हिंदी में या सिर्फ उर्दू में या सिर्फ अंग्रेज़ी में भी बोलूं, क्योंकि अब वो इतना वो हो गया, एक खिचड़ी सी पक गई है। मैं कभी बाहर जाती हूँ हिंदुस्तान के बाहर, मुश्किल है। मैं इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हूँ, कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई, लेकिन सिर्फ अंग्रेज़ी में बात करना मुझे थोड़ा सा अरे यार कि हम उसमें बीच में एक अरे यार नहीं घुसा सकते तो उससे थोड़ा सा तो वो मज़ा है इस मुल्क का, इस ज़बान का, और मेरे ख्याल से जब हम ज़बान कह रहे हैं तो रेख्ता का। तो मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगी। उससे एक तरह से जो मेरी जर्नी है और जो मेरा एक पोइटिक शिजरा है वो भी एक जाहिर हो जाता है। आज मेरे शेर का एक मिसरा दूसरे मिसरे से लड़ गया, किसी अंग्रेज़ी लफ्ज़ की एंट्री पर दरबान बनकर अड़ गया। नहीं जाने दूंगा इस बदजात को अगले शेर तक, उर्दू शायरी में कहाँ से आ धमका ये कमबख्त। दूसरा मिसरा भी ऐंठा, पाल्टी मारकर ऐसे बैठा, वाजिब है मेरा मॉडर्न शेर, ज़रा माजी पर नज़र तो फेर। सुन ऐ उर्दू के रखवाले, पहले फ़ारसी से विदा ले, तुर्की अरबी को शुक्रान कर संस्कृत को किनारा दे। समरकंद से दक्कन तक अफरात का दरिया है तू, एक रेख्ता का ही नहीं बहतात का ज़रिया है तू। पहला मिसरा कुछ कुछ लर्जा, अपनी जगह से दम भर फिसला। ठीक है ज़्यादा स्मार्ट न बन, ज़्यादा भाव न खा, नक्सल न बन। कसूर हम दो मिसरों का नहीं, ये औरत ही दीवानी है, ना उर्दू की ना हिंदी की, कहती है इसकी ज़ुबान हिंदुस्तानी है। ये सच है। बिल्कुल, ये मेरा सच है। जी, बहुत ही अच्छी नज़्म आपने सुनाई, जिसमें लैंग्वेजेस को लेकर और जो आपकी अपनी क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो उसमें बहुत अच्छे ढंग से सामने आते हैं। तो हम लोग अब बातचीत वाइंड अप करेंगे। एक और सरमनीत, कोई ऐसी बात जो मैंने आपसे ना पूछी हो और आप कहना चाहती थी, इस वक्त आप कह सकती हैं। सब कुछ दोबारा के लिए भी रहने दें। हो गया, अब फिर नहीं मिलना इरफान साहब को। ठीक है, तो हम अगली बार के लिए रखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।